अध्याय 29। खोया किरीट। नेविल, क्या, कैसे? लेकिन तब तक नेविल को रॉन और हर्माइनी दिख गए थे तथा वह खुशी से चीखते हुए उन्हें भी गले लगाने लगा था। हैरी ने नेविल को जितना ज्यादा देखा, उसे उसका हाल उतना ही बुरा नजर आया। उसकी एक आंख सूजी, पीली और बैंगनी थी। उसके चेहरे पर घावों के गहरे गोल निशान थे। उसका हुलिया बता रहा था कि उसने बहुत यातना सही थी। बहरहाल उसका कटा पिटा चेहरा खुशी से दमक रहा था जब उसने हरमाइनी को छोड़ते हुए दोबारा कहा, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। सीमस से हमेशा कहता था कि यह तो सिर्फ वक्त की बात है। नेविल, तुम्हें क्या हुआ? क्या यह? नेविल ने अपना सिर हिलाकर अपनी चोटों को नजरअंदाज कर दिया। यह कुछ नहीं है। सीमस की हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। तुम खुद देख लेना। तो हम चले? ओह! वो एबरफोर्थ की ओर मुड़ा। ए, दो और लोग आ सकते हैं। दो और? एबरफोर्थ ने खतरनाक अंदाज में कहा। दो और से तुम्हारा क्या मतलब है लॉन्ग बॉटम? कर्फ्यू चल रहा है और पूरे गांव पर रुदन सम्मोहन है। मैं जानता हूँ, इसलिए वे अंतर्ध्यान होकर सीधे बार में प्रकट होंगे, नेविल ने कहा। जब वे यहाँ आ जाए तो उन्हें गलियारे में भेज देना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। नेविल ने हरमाइनी की तरफ हाथ बढ़ाकर मेंटल पीस तथा फिर सुरंग में चढ़ने में उसकी मदद की। रॉन उसके पीछे चढ़ा, फिर नेविल। हैरी ने एबरफोर्थ को संबोधित किया। समझ में नहीं आता है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने 2 बार हमारी जान बचाई है। उनका ध्यान रखना, एबरफोर्थ ने रूखे स्वर में कहा। मैं तीसरी बार उन्हें नहीं बचा पाऊंगा। हैरी मेंटल पीस पर चढ़ा और एरियाना की तस्वीर के पीछे की सुरंग में पहुंच गया। दूसरी तरफ पत्थर की समतल सीढ़ियां थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक गलियारा यहाँ बरसों से था। दीवारों पर पीतल के लैंप लटक रहे थे और मिट्टी पर फर्श समतल था। चलते समय उनकी छायाएं पंखे की तरह दीवार पर लहराईं। जब वे आगे चलने लगे तो रॉन ने पूछा, यह रास्ता कब से है? यह तो हॉगवर्ट्स के नक्शे में नहीं है ना हैरी? मुझे लगता था कि स्कूल के अंदर बाहर सिर्फ 7 गलियारे जाते हैं। यह सत्र शुरू होने से पहले उन सभी को बंद कर दिया गया है, नेविल ने कहा। अब उनमें से किसी से भी अंदर घुसने की कोई संभावना नहीं है। अंदर जाने के रास्ते पर शाप लगा दिए गए हैं और बाहर निकलने के रास्ते पर प्राण बख्शी तथा दम पिशाच इंतजार कर रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए पीछे हुआ, जैसे आंखों में उनकी छवि बसाना चाहता हो। यह सब छोड़ो, क्या यह सच है? क्या तुम लोग ग्रीनगॉट में घुसे थे? क्या तुम ड्रैगन पर बैठकर बचे थे? यह बात हर जगह फैली है। सभी लोग यही बात कर रहे हैं। डिनर पर बड़े हॉल में टेरी बूट इस बारे में चिल्लाया था, जिसके लिए कैरो ने उसकी पिटाई की थी। हाँ, यह सच है, हैरी ने कहा। नेविल खुशी से हंसा। तुमने ड्रैगन का क्या किया? जंगल में खुला छोड़ दिया, रॉन बोला। वैसे हरमाइनी तो उसे पालतू बनाना चाहती थी। बड़ा चढ़ाकर मत बोलो रॉन। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? लोग कह रहे थे कि तुम कहीं छिप गए हो हैरी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि तुम कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होगे। तुम्हें सही लगता है, हैरी ने कहा। लेकिन हमें हॉगवर्ट्स के हालचाल बताओ नेविल। हमने आके कोई खबर नहीं सुनी है। यह देखो, अब यह हॉगवर्ट्स जैसा बिल्कुल नहीं रहा, नेविल ने कहा। और यह बोलते समय उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। क्या तुम कैरो भाई बहन के बारे में जानते हो? वे प्राण बख्शी जो यहाँ पढ़ाते हैं। वे यहाँ पढ़ाने से ज्यादा करते हैं, नेविल ने कहा। वे अनुशासन के प्रभारी हैं। वे दोनों सजा देना पसंद करते हैं। अम्बरिज की तरह? नहीं, अम्बरिज तो उनके सामने गाय लगती है। बाकी टीचर्स से कहा गया है कि अगर हम कोई गलती करें तो हमें कैरो भाई बहन के पास भेज दिया जाए। जहां तक संभव होता है टीचर्स ऐसा नहीं करते हैं। साफ नजर आता है कि वे भी उनसे उतनी ही नफरत करते हैं जितनी कि हम करते हैं। एमिकस गुप्त कलाओं से रक्षा विषय पढ़ाने आया है, लेकिन अब वह गुप्त कलाएं पढ़ा रहा है। जिन लोगों को सजा दी जाती है उन पर हमें पीड़ित के शाप का अभ्यास करना होता है। क्या? हैरी, रॉन और हर्माइनी की आवाजें एक साथ गलियारे में गूंजी। हाँ, नेविल ने कहा। इसी कारण मुझे यह घाव मिला है। उसने अपने गाल के एक गहरे घाव की तरफ इशारा किया। मैंने पीड़ित के शाप देने से इनकार कर दिया था। वैसे कुछ विद्यार्थी इसे पसंद करते हैं। क्रैबो गॉयल तो इसके दीवाने हैं। मुझे लगता है वे पहली बार किसी चीज में माहिर हुए हैं। एमिकस की बहन एलेक्टो मगलू अध्ययन पढ़ाती है, जिसे पढ़ना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। हमें उसकी बातें सुननी पड़ती हैं कि मगलू लोग जानवरों जितने मूर्ख और गंदे होते हैं। वो बताती है कि मगलुओं ने किस तरह जादूगरों के साथ दुष्टता करके उन्हें छिपने के लिए मजबूर कर दिया है
और प्राकृतिक व्यवस्था किस तरह दोबारा स्थापित हो रही है। मुझे यह चोट मिली। उसने अपने चेहरे के एक और घाव की तरफ इशारा किया। जब मैंने उससे पूछा कि उसमें और उसके भाई में कितना मगलू खून है। ओह नेविल, रॉन ने कहा, मुंह खुलने का भी कोई वक्त और जगह होती है। तुमने उसकी बातें नहीं सुनी है, नेविल ने कहा। तुम भी इसे बर्दाश्त नहीं करते। मुद्दे की बात यह है कि जब कोई ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होता है तो इससे हर एक की हिम्मत बढ़ती है। हैरी, जब तुम ऐसा करते थे तब मैंने इस बात पर गौर किया था। लेकिन वे तुम पर अपने चाकू की धार तेज कर रहे हैं, रॉन ने थोड़ा कराहते हुए कहा, जब वे एक लैंप के पास से गुजरे और नेविल के घाव साफ दिखने लगे। नेविल ने कंधे उचकाए। कोई फर्क नहीं पड़ता। वे शुद्ध खून ज्यादा नहीं बहाना चाहते थे, इसलिए मुंह खोलने पर हमें थोड़ी यातना जरूर दी, लेकिन इतनी नहीं कि हमारी जान चली जाए। हैरी नहीं जानता था कि क्या ज्यादा बुरा था, नेविल की कही बातें या इन चीजों के बारे में उसका हल्का फुल्का अंदाज। असली खतरे में तो वे लोग हैं जिनके दोस्त और रिश्तेदार बाहर मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। उन्हें बंधक बना लिया गया है। जेनो लेवगुड अपनी पत्रिका द क्विबलर में काफी मुंह खोल रहा था, इसलिए उन्होंने क्रिसमस पर लूना को ट्रेन से उतारकर पकड़ लिया था। नेविल, लूना बिल्कुल ठीक है, हम उससे मिल चुके हैं। हाँ जानता हूँ, उसने मुझे संदेश भेजा था। उसने अपनी जेब से एक सुनहरा सिक्का निकाला। हैरी पहचान गया कि यह उन्हीं नकली गैलियनों में से एक था जिसके माध्यम से डंबलडोर की सेना के सदस्य एक दूसरे को संदेश भेजते थे। इन्होंने बहुत बढ़िया साथ दिया, नेविल ने हरमाइनी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। कैरो भाई बहन को कभी पता ही नहीं चला कि हम आपस में कैसे संदेश भेजते हैं। इससे वे पगला गए। हम रात को चोरी से बाहर निकलते थे और दीवारों पर संदेश लिख देते थे। डंबलडोर की सेना चाहिए नए सदस्य, इस तरह की बातें। इससे स्नेप चिढ़ जाता था। करते थे यानी, हैरी ने कहा, जिसने उस वाक्य के भूतकाल में होने पर गौर किया था। देखो, कुछ समय बाद यह काम ज्यादा मुश्किल हो गया, नेविल ने कहा। क्रिसमस पर लूना को बंधक बना लिया गया और जिनी ईस्टर के बाद हॉगवर्ट्स नहीं लौटी। एक तरीके से हम तीनों ही इस गैंग के लीडर थे। कैरो भाई बहन को शक हो गया कि उन खुराफातों के पीछे मैं हूँ, इसलिए वे मुझ पर काफी सख्ती करने लगे। इसके अलावा जब माइकल कॉर्नर ने जंजीरों से बंधे फर्स्ट ईयर के एक लड़के को छुड़ाने की कोशिश की तो उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह यातना दी गई। इससे बाकी विद्यार्थी डर गए। सारी शरारतें बंद, रॉन बुदबुदाया जब गलियारे में चिढ़ाई आ गई। हाँ देखो, मैं लोगों से माइकल जैसी यातना सहने को तो नहीं कह सकता था, इसलिए हमने इस तरह की हरकतें छोड़ दी। लेकिन इसके बावजूद कुछ हफ्ते पहले तक हम लोग संघर्ष कर रहे थे और छिपकर काम कर रहे थे। मुझे लगता है तब उन्होंने फैसला किया कि मुझे रोकने का एक ही तरीका है और उन्होंने दादी पर धावा बोल दिया। क्या? हैरी, रॉन और हरमाइनी ने एक साथ कहा। हाँ, नेविल ने कहा, जो अब थोड़ा हाँफ रहा था क्योंकि गलियारे की चढ़ाई अब काफी खड़ी हो चुकी थी। देखो, उनके सोचने का तरीका स्पष्ट था और यह काफी अच्छी तरह काम कर चुका था। देखो, वे बच्चों का अपहरण इसलिए करते थे ताकि उनके रिश्तेदार सही रास्ते पर चलें। यह तो सिर्फ वक्त की बात थी कि वे इसके विपरीत तरीके का इस्तेमाल करें। वैसे सच तो यह था। उसने अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया और हैरी ये देखकर हैरान रह गया कि वो मुस्कुरा रहा था कि उन्होंने दादी के मामले को कुछ ज्यादा ही आसान समझ लिया था। बूढ़ी जादूगरनी जो अकेली रहती थी। उन्होंने शायद सोचा होगा कि किसी दमदार जादूगर को भेजने की जरूरत नहीं है। खैर, नेविल हंसा। डॉली 26 सेंट मंगोज अस्पताल में है और दादी भागकर छिप गई हैं। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी भेजी है। उसने अपने दुशाले के सीने की जेब पर हाथ मारा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें मुझ पर गर्व है और मैं अपने माता पिता की सच्ची संतान हूँ और मैं आगे भी इसी तरह काम करता रहूं। बहुत बढ़िया, रॉन ने कहा। हाँ, नेविल ने खुशी से कहा। बात सिर्फ यह है कि जब प्राणपक्षियों को यह एहसास हो गया कि उनकी मेरे ऊपर कोई पकड़ नहीं है तो उन्होंने फैसला किया कि हॉगवर्ट्स में अब मुझे सहन नहीं किया जा सकता। मैं नहीं जानता कि वे मुझे मारने की योजना बना रहे थे या अज़्काबान भेजने की, लेकिन इनमें से जो भी होता मेरे लिए अच्छा नहीं होता। मैंने फौरन गायब होने का फैसला कर लिया। लेकिन, रॉन ने पूरी तरह दुविधा में नजर आते हुए कहा, क्या हम हॉगवर्ट्स नहीं जा रहे हैं? नेविल ने कहा। देखते जाओ, हम यहाँ हैं। एक मोड़ मुड़ते ही गलियारा खत्म हो गया। एक छोटी सीढ़ी उस दरवाजे की ओर ले जाती थी जो एरियाना की तस्वीर के पीछे छिपे दरवाजे जैसा था। नेविल ने इसे धक्काकर खोला और अंदर चला गया। अंदर घुसते ही हैरी ने सुना कि नेविल कुछ लोगों से कह रहा था, देखो तो सही कौन आया है, मैंने तुमसे नहीं कहा था।
जब हैरी गलियारे के पार वाले कमरे में पहुंचा तो जबरदस्त चीख पुकार सुनाई दी। हैरी, यह तो पॉटर है, यह तो पॉटर है। रॉन, हर्माइनी। उसे रंगीन पर्दों, लैंपों और कई चेहरों का हल्का सा एहसास हुआ। अगले ही पल 20-25 लोगों ने हैरी, रॉन और हर्माइनी पर छलांग लगा दी। उनकी पीठ ठोकी, उन्हें गले लगाया, उनके बाल बिखेरे और उनसे हाथ मिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी क्विडिच कप का फाइनल जीता हो। नेविल बोला, ठीक है, अब शांत हो जाओ। भीड़ के पीछे हटने पर हैरी ने आसपास के माहौल को अच्छी तरह देखा। वह उस कमरे को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया। यह बहुत बड़ा था और किसी बड़े ट्री हाउस या शायद किसी विशाल जहाज के केबिन जैसा लग रहा था। कई रंगों के झूले वाले पलंग छत और बालकनी से बंधे थे। गहरे रंग के लकड़ी के पैनल थे, बिना लकड़ियों की दीवारें थीं और चमकती दीवार दरी थी। वहां पर हैरी ने गुरुद्वार का सुनहरा शेर देखा जो लाल रंग से चमक रहा था। पास में ही पीले पर्दे पर मेहनत कश का काला बिज्जू भी दिख रहा था। नीले पर्दे पर चीलघाट के कांसे के रंग की चील भी थी। सिर्फ नागशक्ति के हरे और सफेद रंग नजर नहीं आ रहे थे। वहां पर पुस्तकों की अलमारियां थी, दीवारों से कुछ झाड़ुएं टिकी थी और कोने में लकड़ी का एक बड़ा रेडियो था। हम कहाँ हैं? जाहिर है आवश्यकता कक्ष में, नेविल ने कहा। इसने कमाल कर दिया है ना। कैरो भाई बहन मेरा पीछा कर रहे थे और मैं जानता था कि मेरे पास छिपने का बस एक ही मौका है। मैं एक दरवाजे के पार निकलने में कामयाब हो गया और यहाँ आ गया। वैसे जब मैं आया था तो इसका हुलिया ऐसा नहीं था। उस वक्त यह काफी छोटा था, सिर्फ एक पलंग और गुरुद्वार के पर्दे थे। लेकिन जैसे जैसे डंबलडोर की सेना के बाकी साथी आते गए, यह फैलता गया। क्या अब कैरो भाई बहन इसके अंदर नहीं आ सकते? हैरी ने दरवाजे को तलाशते हुए कहा। नहीं, सीमस फिनिगन ने कहा, जिसे हैरी उसके बोलने के बाद ही पहचान पाया। सीमस के सूजे हुए चेहरे पर इतने घाव थे कि वो पहचान में नहीं आ रहा था। यह छिपने की आदर्श जगह है। जब तक हम में से एक भी व्यक्ति अंदर है तब तक वे हमारे पास नहीं आ सकते। दरवाजा खुलेगा ही नहीं। सब कुछ नेवल ने किया है। यह सचमुच इस कमरे का मालिक है। आपको इससे बस ठीक वही मांगना है जिसकी आपको जरूरत है। जैसे मैं नहीं चाहता कि कैरो भाई बहन का कोई समर्थक इसके अंदर आ सके और यह आपके आदेश का पालन करता है। आपको तो बस यह पक्का करना होता है कि आपके शब्द सही हो और गलती की कोई गुंजाइश ना हो। नेविल इसमें बहुत माहिर है। दरअसल बात बिल्कुल सीधी है, नेविल ने विनम्रता से कहा। मैं यहाँ 1.5 दिन तक रहा। जब मुझे भूख लगने लगी तो मैंने इच्छा की कि मुझे खाने को मिल जाए। तत्काल मेरे सामने गलियारा खुल गया, जिसमें होकर मैं हॉग्सहेड पहुंच गया और वहां मुझे एबरफोर्थ मिल गया। वही हमें खाना खिलाता है, क्योंकि न जाने क्यों कमरा हमारे लिए खाने की व्यवस्था नहीं करता है। देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि भोजन गैम्प के मूलभूत रूपांतरण के नियम के 5 अपवादों में से एक है, रॉन ने कहा, जिसके मुंह से इतनी ज्ञान भरी बात सुनकर सब हैरान रह गए। हम लगभग 2 हफ्तों से यहाँ छिपे हैं, सीमस ने कहा। जब हमें और पलंगों की जरूरत होने लगी तो कमरे में अपने आप पलंग आ जाते हैं। जब लड़कियां आ गई तो यहाँ अच्छा बाथरूम भी प्रकट हो गया। क्योंकि लड़कियां नहाना चाहती थी, है ना? लेवेंडर ब्राउन ने कहा, जिस पर हैरी ने अब तक ध्यान नहीं दिया था। चारों तरफ नजर डालने पर उसे बहुत से जाने पहचाने चेहरे दिखे। जुड़वा पाटिल बहनें वहां थी, साथ ही टेरी बूट, अर्नी मैकमिलन, एंथनी गोल्डस्टेन और माइकल कॉर्नर भी थे। हमें बताओ तुमने क्या क्या किया है, अर्नी ने कहा। इतनी सारी अफवाहें फैली हुई हैं। हम पॉटर वॉच में तुम्हारे बारे में ताज़ा जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसने रेडियो की तरफ इशारा किया। तुम ग्रीनगॉट में तो नहीं घुसे होगे? घुसे थे, नेविल बोला, और ड्रैगन वाली बात भी सच है। तालियों और खुशी की चीखों की आवाजें सुनाई दी। रॉन ने सिर झुकाकर इस अभिवादन को स्वीकार किया। तुम लोग कौन सी चीज चुराने के लिए वहां गए थे? सीमस ने उत्सुकता से पूछा। इससे पहले कि उन तीनों में से कोई इस सवाल से बचने के लिए पलट कर सवाल पूछता, हैरी के बिजली जैसे निशान में भयंकर दर्द होने लगा। जैसे ही उसने जल्दी से उत्सुकता तथा खुश चेहरों की तरफ पीठ घुमाई, आवश्यकता कक्ष गायब हो गया। वो पत्थर की एक खंडहर इमारत के भीतर खड़ा था और उसके पैरों के पास सड़ी लकड़ी के पटिये उखड़े पड़े थे। गड्ढे के पास एक खाली सुनहरा बॉक्स खुला पड़ा था। वोल्डेमॉर्ट की आवेश भरी चीख उसके दिमाग में गूंज रही थी। बेहद कोशिश करके वो वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में से बाहर निकला और लहराता हुआ आवश्यकता कक्ष में लौटा। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था और रॉन उसे पकड़े था। तुम ठीक तो हो हैरी? नेविल कह रहा था। बैठना चाहोगे? मुझे लगता है तुम थक गए हो, है ना? नहीं, हैरी ने कहा।
उसने रॉन और हर्माइनी की तरफ देखकर बिना बोले उन्हें यह बताने की कोशिश की कि वोल्डेमॉर्ट को अपने एक हॉर्क्रक्स के जाने का पता चल गया है। समय बहुत तेजी से गुजर रहा था। अगर वोल्डेमॉर्ट इसके बाद हॉगवर्ट्स आने का फैसला कर लेगा तो मौका उसके हाथ से निकल जाएगा। हमें चलना चाहिए, उसने कहा और उन दोनों के चेहरे के भावों से पता चल गया कि वे उसकी बात समझ गए हैं। तुम क्या करने जा रहे हो हैरी? सीमस ने कहा। योजना क्या है? योजना? हैरी ने दोहराया। वो वोल्डेमॉर्ट के आवेश को महसूस न करने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। उसका निशान अब भी बुरी तरह जल रहा था। देखो, एक ऐसा काम है जो हमें, रॉन, हर्माइनी और मुझे पूरा करना है। इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। अब कोई भी हंस नहीं रहा था या तालियां नहीं बजा रहा था। नेविल दुविधा में नजर आ रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है, यहाँ से चले जाएंगे? हम यहाँ रुकने के लिए नहीं आए हैं। हैरी ने अपना निशान मलकर दर्द को कम करने की कोशिश करते हुए कहा। हमें एक महत्वपूर्ण काम करना है। क्या काम करना है? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इस पर बुदबुदाहटें शुरू हो गई। नेविल की भौहें सिकुड़ गईं। तुम हमें क्यों नहीं बता सकते? यह तुम जानते हो कौन से लड़ने के बारे में है ना? हाँ, तो फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे। डंबलडोर की सेना के बाकी सदस्य सिर हिला रहे थे, कुछ उत्साह से, कुछ गंभीरता से। उनमें से कुछ अपनी कुर्सियों से उठे, जिससे इस काम में तत्काल जुटने की उनकी इच्छा साफ जाहिर हो रही थी। तुम लोग समझते नहीं हो। हैरी ने आखिरी कुछ घंटों में बहुत कुछ कह दिया था। हम हम तुम्हें नहीं बता सकते। हमें यह काम अकेले करना है। क्यों? नेविल ने पूछा। क्योंकि हैरी बड़ी हताशा में छिपे हॉर्क्रक्स की तलाश शुरू करना चाहता था। कम से कम वो रॉन और हर्माइनी से अकेले में बातचीत करना चाहता था कि उन्हें अपनी खोज कहाँ से शुरू करनी चाहिए। इस उधेड़-बुन में हैरी के लिए अपने विचारों को एकत्रित करना मुश्किल था। उसका निशान अब भी दर्द से फटा जा रहा था। डंबलडोर हम तीनों के लिए काम छोड़कर गए हैं, उसने सावधानी से कहा। और हमें वह काम किसी को बताना नहीं है। मेरा मतलब है, वे चाहते थे कि हम इसे करें, बस हम तीनों। हम भी तो उनकी सेना में हैं, नेविल ने कहा। डंबलडोर की सेना। हम सब इसमें एक साथ हैं। हम लोगों ने इसे कायम रखा है, हालांकि तुम तीनों ने अपनी अलग सेना बना ली है। यह पिकनिक नहीं है दोस्त, रॉन ने कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि यह पिकनिक है, लेकिन मैं यह नहीं समझ रहा हूँ कि तुम हम पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। इस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा था, इसी कारण उन्हें यहाँ छिपना पड़ रहा है, क्योंकि कैरो भाई बहन उनकी तलाश कर रहे हैं। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने साबित कर दिया है कि वे डंबलडोर के प्रति वफादार हैं, तुम्हारे प्रति वफादार हैं। देखो, हैरी ने कहना शुरू किया, बिना यह जाने कि वो क्या कहने वाला है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तभी उसके पीछे सुरंग का दरवाजा खुल गया। हमें तुम्हारा संदेश मिल गया, नेविल। हेलो तुम तीनों, मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर जरूर मिलोगे। लूना और डीन अंदर आ गए थे। सीमस खुशी के मारे तेजी से गरजा और अपने सबसे अच्छे दोस्त से गले मिलने भागा। हाय सभी लोग, लूना चहकते हुए बोली। ओह, वापस लौटना बहुत अच्छा लगा। लूना, हैरी ने बेध्यानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कैसे? मैंने संदेश भेजा था, नेविल ने नकली गैलियन को ऊपर उठाते हुए कहा। मैंने उससे और जिनी से वादा किया था कि अगर तुम लोग यहाँ आओगे तो मैं उन्हें खबर कर दूंगा। हम सभी ने सोचा था कि अगर तुम लौट आते हो तो इसका मतलब क्रांति है। फिर हम स्नेप और कैरो भाई बहन को यहाँ से खदेड़ देंगे। जाहिर है इसका यही मतलब है, लूना ने चहकते हुए कहा। है ना हैरी? हम लड़कर उन्हें हॉगवर्ट्स से बाहर खदेड़ देंगे। सुनो, हैरी ने दहशत के बढ़ते एहसास के साथ कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन हम इसलिए नहीं लौटे हैं। हमें एक काम करना है और फिर तुम हमें इसी हाल में छोड़कर चले जाओगे? माइकल कॉर्नर ने पूछा। नहीं, रॉन ने कहा, हम जो कर रहे हैं उससे अंत में हर एक को फायदा होगा। इससे तुम जानते हो कौन सी छुटकारा मिल सकता है। तो फिर हम भी मदद करते हैं, नेविल ने गुस्से से कहा। हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। उनके पीछे एक और आवाज आई और हैरी मुड़ा। उसके दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। जिनी दीवार की छेद में से अंदर आ रही थी। उसके पीछे फ्रेड, जॉर्ज और ली जॉर्डन थे। जिनी ने हैरी को प्यारी मुस्कान दी। वह भूल गया था कि उसने पहले कभी ठीक से ध्यान नहीं दिया था कि वह कितनी सुंदर है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त वह उसे देखकर जितना कम खुश हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ था। एबरफोर्ड थोड़ा चिढ़ने लगा है, फ्रेड ने अभिवादन की कई चिल्लाहटों के जवाब में अपना हाथ उठाते हुए कहा। उसका बार रेलवे स्टेशन बन गया है। हैरी का मुंह खुला रह गया। ली जॉर्डन के ठीक पीछे हैरी की पुरानी गर्लफ्रेंड चो चैंग आ गई। वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। मुझे संदेश मिल गया,
उसने अपना नकली गैलियन उठाते हुए कहा और माइकल कॉर्नर के पास बैठने चली गई। तो योजना क्या है हैरी? जॉर्ज ने कहा। कोई योजना नहीं है, हैरी ने कहा, जिसके विचार इतने सारे लोगों के अचानक आ जाने से उथल पुथल हो गए थे। वो ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उसका निशान अब भी बुरी तरह जल रहा था। काम करते करते योजना बन जाएगी, है ना, मेरी प्रिय आदत, फ्रेड ने कहा। तुम्हें यह रोकना होगा, हैरी ने नेविल से कहा। तुमने इन सबको यहाँ क्यों बुलाया? यह पागलपन है। हम लड़ रहे हैं, है ना? डीन ने अपनी नकली गैलियन निकालते हुए कहा। संदेश में लिखा था कि हैरी लौट आया है और हम लड़ने वाले हैं। वैसे मेरे पास छड़ी नहीं है। तुम्हारे पास छड़ी क्यों नहीं है? सीमस ने पूछना शुरू किया। रॉन अचानक हैरी की ओर मुड़ा। ये लोग मदद क्यों नहीं कर सकते? क्या? वे मदद कर सकते हैं। रॉन ने अपनी आवाज धीमी की ताकि उनके बीच में खड़ी हरमाइनी को छोड़कर और कोई उनकी बात न सुन सके। हम नहीं जानते कि यह कहाँ है। हमें इसे बहुत जल्दी खोजना है। बस हम उन्हें यह नहीं बताएंगे कि यह हॉर्क्रक्स है। हैरी ने रॉन के बाद हरमाइनी की तरफ देखा, जो बुदबुदाई। मुझे मुझे लगता है कि रॉन ठीक कह रहा है। हमें तो यह भी नहीं पता है कि हम किस चीज की तलाश कर रहे हैं। हमें उनकी जरूरत है। जब हैरी अनिश्चित दिखने लगा तो वह आगे बोली, तुम्हें हर काम अकेले करने की जरूरत नहीं है हैरी। हैरी तेजी से सोचने लगा। उसका निशान अब भी दुख रहा था और उसका सिर दर्द से जैसे फटा जा रहा था। डंबलडोर ने उसे चेतावनी दी थी कि वह रॉन और हर्माइनी के अलावा किसी को हॉर्क्रक्सों के बारे में न बताए। हम रहस्य और झूठ के माहौल में बड़े हुए थे और एल्बस, वह तो पैदाइशी जीनियस था। क्या वो डंबलडोर जैसा काम कर रहा था, जो अपने रहस्य अपने सीने में छिपाए रखते थे और किसी पर भरोसा करने से डरते थे? लेकिन डंबलडोर ने स्नेप पर भरोसा किया था और उसका अंजाम क्या हुआ? सबसे ऊंची मीनार के ऊपर हत्या। ठीक है, उसने बाकी दोनों से धीरे से कहा। फिर उसने पूरे कमरे से कहा, ठीक है। तत्काल शोर बंद हो गया। फ्रेड और जॉर्ज, जो चुटकुले सुनाकर अपने करीब के लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, खामोश हो गए। सभी लोग चौकस और रोमांचित दिख रहे थे। हमें एक चीज खोजनी है, हैरी ने कहा। एक ऐसी चीज जो तुम जानते हो कौन को नष्ट करने में हमारी मदद करेगी। यह हॉगवर्ट्स में है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि कहाँ है। हो सकता है यह चीलघात की हो। क्या किसी ने ऐसी चीज के बारे में सुना है? मसलन किसी ने कभी कोई ऐसी चीज देखी हो जिस पर चील बनी हो? उसने आशा भरी निगाहों से चीलघात हाउस के छोटे समूह की तरफ देखा, जिसमें पद्मा, माइकल, टेरी और चो शामिल थे। लेकिन जवाब लूना ने दिया, जो जिनी की कुर्सी के हत्थे पर बैठी थी। देखो, उनका खोया किरीट है। याद है हैरी, मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। चीलघात का खोया किरीट। डैडी इसकी नकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन खोया किरीट, माइकल कॉर्नर ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा। खो चुका है लूना, मुद्दे की बात यही है। यह कब खोया था? हैरी ने पूछा। लोगों का कहना है सदियों पहले, जो ने कहा, जिसे सुनकर हैरी का दिल डूब गया। प्रोफेसर फिल्टविक कहते हैं कि किरीट चीलघात के साथ ही गायब हो गया था। लोगों ने तलाश की थी, लेकिन उसने अपने साथ के चीलघात के सदस्यों को आग्रह भरी नजरों से देखा। किसी को भी इसका सुराग तक नहीं मिला, है ना? उन सभी ने सहमति में अपने सिर हिलाए। माफ करना, लेकिन किरीट क्या होता है? रॉन ने पूछा। यह एक तरीके का मुकुट होता है, टेरी बूट ने कहा। माना जाता है कि चीलघात के मुकुट में जादुई खूबियां हैं। कहा जाता है कि इसे पहनने से बुद्धि आ जाती है। हाँ, डैडी के जिगर घिन्नी कीट चूसक विचलित करने वाली चीजों को चूस लेते हैं। लेकिन हैरी ने लूना की बात बीच में ही काट दी। क्या तुम में से किसी ने ऐसी कोई चीज देखी है? उन सभी ने दोबारा अपने सिर इंकार में हिलाए। हैरी ने रॉन और हर्माइनी की तरफ देखा। उसकी निराशा उनके चेहरों पर भी साफ झलक रही थी। मुकुट बहुत समय पहले खोया था और इसका सुराग तक नहीं मिला था। यह महल में छिपा हॉकर्स कैसे हो सकता था? बहरहाल, इससे पहले कि वो अगला सवाल पूछ पाए, जो दोबारा बोली। हैरी, अगर तुम देखना चाहो कि किरीट कैसा दिखता है, तो मैं तुम्हें अपने कॉमन रूम में ले जा सकती हूँ। वहाँ चीलघात की मूर्ति लगी है, जिसमें वे इसे पहनी है। हैरी का निशान एक बार फिर जलने लगा। पल भर के लिए उसकी नजरों से आवश्यकता कक्ष ओझल हो गया। अब उसे अपने नीचे काली जमीन दिखी और कंधों पर बड़े सांप के लिपटने का एहसास हुआ। वोल्डेमॉर्ट दोबारा उड़ रहा था। हैरी को पता नहीं था कि वह भूमिगत झील की तरफ जा रहा था या फिर महल की तरफ आ रहा था। दोनों में से चाहे जो हो, अब समय बहुत कम बचा था। वह चल दिया है, उसने धीरे से रॉन और हर्माइनी से कहा।
उसने चो की तरफ देखने के बाद उन दोनों को देखा। सुनो, मैं जानता हूँ कि इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं जाकर मूर्ति देख आता हूँ। कम से कम यह तो पता चल जाएगा कि किरीट दिखता कैसा है। मेरा यही इंतजार करना और एक दूसरे की सुरक्षा करना। जो उठकर खड़ी हो गई, लेकिन तभी जिनी थोड़े तेज में बोली, नहीं, हैरी को लूना ले जाएगी, है ना लूना? अगर तुम चाहती हो तो मैं चली जाती हूँ, लूना ने चहकते हुए कहा। जो निराश होकर बैठ गई। बाहर कैसे निकलते हैं? हैरी ने नेविल से पूछा। यहाँ से। वह हैरी और लूना को एक कोने में ले गया, जहाँ एक छोटी अलमारी सीढ़ियों पर खुलती थी। हर दिन इसकी जगह बदल जाती है ताकि वे इसे कभी खोज ना पाए, उसने कहा। इकलौती दिक्कत यह है कि बाहर निकलने पर हमें भी पता नहीं होता है कि हम अंत में कहाँ पहुंचेंगे। सावधान रहना हैरी, रात को गलियारों में पहरेदारी होती है। कोई दिक्कत नहीं, हैरी ने कहा। थोड़ी देर में मिलते हैं। वह और लूना जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागे, जो बहुत सारी थीं। रास्ते में मशालें जल रही थीं और अप्रत्याशित जगहों पर मोड़ थे। आखिरकार वे ठोस दीवार जैसी चीज के पास पहुंच गए। नीचे झुक जाओ, हैरी ने लूना से कहा और अपना अदृश्य चोगा निकालकर उन दोनों पर डाल दिया। फिर उसने दीवार को हल्के से धक्का दिया। यह उसके छूते ही पिघल गई और वे बाहर पहुंच गए। हैरी ने मुड़कर देखा, दीवार दरी बंद हो गई थी। वे एक अंधेरे गलियारे में खड़े थे। हैरी ने लूना को अंधेरे में खींचा और अपनी गर्दन के पाउच में से हॉगवर्ट्स का नक्शा निकाला। उसे अपनी नाक के करीब लाकर उसने आखिरकार अपने और लूना के बिंदुओं को खोज लिया। हम 5वीं मंजिल पर हैं, वो फुसफुसाया, और उसने फिल्च को एक गलियारे आगे दूर जाते देखा। इस तरफ से चलते हैं। वे धीरे धीरे चलने लगे। हैरी पहले भी कई बार महल में रात को चोरी से घूम चुका था, लेकिन उसका दिल पहले कभी इतनी जोर से नहीं धड़का था। पहले कभी यहाँ उसकी सुरक्षा यात्रा पर इतना कुछ निर्भर नहीं था। चांदी के चौकोर टुकड़े सूट्स ऑफ आर्मर के पार फर्श पर पड़े थे। उनके कदमों की आहट सुनकर सूट्स ऑफ आर्मर के हेलमेट चरमराए। वे दोनों उन मोड़ों के पार गए जिनके पार न जाने क्या था। हैरी और लूना चलते रहे। जहां भी उन्हें रोशनी मिलती थी, वे हॉगवर्ट्स का नक्शा देख लेते थे। 2 बार उन्होंने रुककर भूतों को गुजर जाने दिया, ताकि उनका भेद न खुल जाए। हैरी किसी भी पल बाधा आने की उम्मीद कर रहा था। उसे सबसे ज्यादा डर पीव्स का था, और हर कदम पर वह कान लगाकर सुनता था कि कहीं उसके आने का संकेत तो नहीं हो रहा है। इस रास्ते हैरी, लूना धीरे से बोली और उसके आसीन पकड़कर घुमावदार सीढ़ियों की तरफ खींच कर ले गई। वे संकरी घुमावदार सीढ़ियों में गोल गोल घूमते हुए नीचे उतरे। हैरी पहले कभी यहाँ नहीं आया था। आखिरकार वे एक दरवाजे के सामने पहुंच गए। वहां कोई हैंडल या की होल नहीं था, सिर्फ लकड़ी का पुराना दरवाजा था और चील की आकृति वाले कांसे की साकल थी। लूना ने अदृश्य चोगे के नीचे से पीला हाथ बढ़ाया, जो बीच हवा में तैरता लग रहा था, और बांह या शरीर से जुड़ा नहीं दिख रहा था। उसने एक बार सांकल खटखटाई। एकदम शांत माहौल में हैरी को यह आवाज तोप चलाने जैसी लगी। तत्काल चील की चोंच खुल गई, लेकिन चील की आवाज की जगह एक धीमी संगीतमयी आवाज सुनाई दी। कौन पहले आया, माया पंछी या लपट? तुम क्या सोचते हो हैरी? लूना ने सोचते हुए पूछा। क्या कोई पासवर्ड नहीं है? ओह नहीं, आपको सवाल का जवाब देना पड़ता है, लूना बोली। अगर जवाब गलत हुआ तो क्या होगा? तो किसी और का इंतजार करना पड़ेगा जो सही जवाब दे सके, लूना ने कहा। इस तरह से इंसान कुछ सीखता है ना? हाँ, दिक्कत यह है कि हमारे पास दरअसल किसी और का इंतजार करने का वक्त नहीं है, लूना। मैं तुम्हारा मतलब समझती हूँ, लूना ने गंभीरता से कहा। अच्छा, तो मेरे हिसाब से जवाब है कि वृत्त या गोले का कोई शुरुआत नहीं होता है। अच्छा तर्क दिया, आवाज बोली और दरवाजा खुल गया। चीलघात का वीरान कॉमन रूम चौड़ा और गोलाकार था। हॉगवर्ट्स में हैरी ने जितने भी कॉमन रूम देखे थे, यह उनमें सबसे ज्यादा हवादार था। दीवारों में सुंदर खिड़कियां लगी थीं, जिन पर नीले और कांसे के रंग के रेशमी पर्दे थे। दिन में चीलघात के लोगों को आसपास के पहाड़ों का सुंदर नजारा दिखता था। छत गुंबददार थी और उस पर सितारे पेंट किए हुए थे, जो आधी रात जैसे नीले गलीचे के प्रतिबिंब लगते थे। वहां टेबलें, कुर्सियां और किताबों की अलमारियां भी थी, और दरवाजे के सामने एक कोने में सफेद संगमरमर की एक ऊंची मूर्ति खड़ी थी। लूना के मकान में देखी अर्ध प्रतिमा के कारण हैरी चंद्रिका चीलघात को फौरन पहचान गया। मूर्ति एक दरवाजे के पास खड़ी थी, जो शायद ऊपर के कमरे की तरफ जाता होगा।
वह सीधे संगमरमर की मूर्ति के पास गया। चीलघाट के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। चेहरा सुंदर लेकिन थोड़ा रौबदार था। उनके सिर के ऊपर संगमरमर का एक नाजुक सा दिखने वाला गोला था। यह उस टियारा से बहुत मिलता जुलता था जिसे फ्लर ने अपनी शादी में पहना था। इस पर छोटे शब्द उकेरे हुए थे। हैरी चोगे के नीचे से बाहर निकला और उन्हें पढ़ने के लिए चीलघाट की मूर्ति के चबूतरे पर चढ़ गया। बुद्धि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है, जिससे यह साबित हो गया है कि तुम मूर्ख हो। एक किलकारी भरी आवाज आई। हैरी घूमा और चबूतरे से फिसलकर फर्श पर गिर गया। एलेक्टो कैरो की झुके कंधे वाली आकृति उसके सामने खड़ी थी और हैरी के छड़ी उठाने से पहले ही एलेक्टो ने अपनी बाह पर बने खोपड़ी और सांप के निशान पर अपनी गांठदार उंगली दबा दी।